हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए हैं, जो भी सुधार हुए हैं, जो भी बदलाव किए गए हैं, आज हम लोग उन बदलाव के बारे में बात करेंगे। और ये टीचर कम्युनिटी के साथ साथ अदर जो भी लोग हैं जो जनरल नॉलेज से जो करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ अभी बढ़ने से पहले देख लेते हैं कुछ। आप हमें आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा इन आईडी पे आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। रही है, सबसे पहले हम ब्रीफ तरीके से उसको देखेंगे, एकदम शॉर्ट में देखेंगे, बहुत जल्दी से देखेंगे। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उच्च शिक्षा आयोग 1948-49 में आई थी। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में आई थी। एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 में आई थी, जिसे कि DS कोठारी के अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आ चुकी थी एक बार। उसके बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति फिर से आई, और फिर यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, और तब एजुकेशन को, शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। कंकरेंट लिस्ट का मतलब समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकता है। उसके बाद एनपीई को 1986 को मॉडिफाई किया गया 1992 में, उसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई थी 27 मई 2016 में। उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट आई 31 मई 2019 में। सबसे लेटेस्ट ये है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। स्कूल लेवल पे जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, स्कूल लेवल पे जो भी मेजर रिफॉर्म्स, महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि जो 5+3+3+4 2 साल है, उसमें फर्स्ट और सेकेंड क्लास को इंक्लूड किया गया है। जो प्री प्राइमरी लेवल है उसका जो पाठ्यचर्या, जो करिकुलम है, वो तैयार करेगा NCERT, और इसके NCERT जो है वो अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से मजबूत शैक्षणिक नींव रखेगा बच्चों के सामने। और उसके बाद प्री प्राइमरी लेवल जो 3 साल का है, उसमें खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बच्चों पर से किताबों का बोझ कम करके उन्हें एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो ये 2 साल है, इसको भी उसी में इंक्लूड किया गया। फर्स्ट और सेकेंड क्लास को इस 5 साल में इंक्लूड कर दिया गया है। और जो भी यहाँ पे पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। और उसके बाद 5 के बाद जो कि 3 साल यहाँ पे लिखा गया है, उस 3 साल का मतलब ये है कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, इन तीनों को इस 3 साल में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों को साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, EVS जैसे विषयों से बच्चों को परिचित कराया जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड 3 ईयर है, 3 साल है, जो दूसरा 3 साल है, उसमें 6, 7 और 8 को इंक्लूड किया जाएगा, जिसे कि हम मिडिल स्टेज या फिर अपर प्राइमरी लेवल कहते हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक होता है वो। और यहाँ पर बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका दिया जाएगा। और बच्चे अगर किसी विशेष सेक्टर में काफ़ी रुचि रखते हैं, जैसे कि वो कंप्यूटर के सेक्टर
से रिलेटेड कंपनी में जाकर वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। बच्चे को जिस सेक्टर में प्रैक्टिकल ज्ञान की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस सेक्टर में वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। कक्षा 6 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगी। और उसके बाद जो लास्ट लेवल है 4 साल का, जो 4 साल का यहाँ पे दिया गया है, उसमें 9, 10 और 11 और 12 का जो एजुकेशन है उसे शामिल किया जाएगा। और ये स्टडी का जो पढ़ाई का जो है ये लास्ट स्टेज होगा। और इस स्टेज में बच्चों में किसी भी सब्जेक्ट के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाएगी। बच्चों में, छात्रों में विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की क्षमता डेवलप किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो 9th में आके स्ट्रीम डिवाइड कर दिया जाता था, वो स्ट्रीम का डिवीजन अब नहीं होगा। पहले आर्ट्स और साइंस में बांट दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा डिवीजन नहीं होगा। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। और यहाँ पे करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, ECCE है, उसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, सार्वभौमिककरण किया जाएगा। सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा शिक्षा में, और जो भी अभी बच रहा है। उसके बाद करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल, जो भी 21st सेंचुरी 21वीं सदी के लिए जिन स्किल्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उन स्किल्स पर उन स्किल्स को, उन कौशलों को शिक्षा के पाठ्यचर्या में, मतलब कि बच्चों के पाठ्यचर्या में जगह दी जाएगी। जैसे कि मैथमेटिकल स्किल्स हो गए, मैथमेटिकल थिंकिंग हो गए, रीजनिंग हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया। इन सारी चीज़ों को करिकुलम में बच्चों के स्टेजेस के अकॉर्डिंग, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के क्लास हैं उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और जेंडर एंड इंक्लूजन फंड भी दिया जाएगा। उसके बाद रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, बच्चों का जो करिकुलम है उसे कम किया जाएगा। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 6 से, ये हम लोगों ने बात कर ही लिया था। उसके बाद और इसमें स्कूल में और मेजर रिफॉर्म ये किए गए हैं स्कूल सिस्टम में कि जो NCF है वो स्कूल, टीचर और एडल्ट एजुकेशन के लिए नया NCF आएगा। अभी हम लोग NCF 2005 पर चल रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन है वो बच्चों के नॉलेज का, बच्चों के ज्ञान का अप्लीकेशन होगा, बच्चों के ज्ञान का अनुप्रयोग होगा। और बोर्ड एग्जाम जो है बच्चे अपनी पसंद की भाषा में लिख पाएंगे, चाहे वो हिंदी में लिखना चाहे, इंग्लिश में लिखना चाहे या अदर लैंग्वेज में भी वो लिख पाएंगे। और बच्चों का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, बच्चे जो जिस मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब कि अगर कक्षा 5 तक की अगर हम बात करें तो कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होगी बच्चों के होम लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज मतलब कि क्षेत्रीय भाषा में, और मदर टंग मतलब मातृभाषा में हो सकती है। अगर ये पॉसिबल हो तो कक्षा 8 तक भी ऐसा हो सकता है, और उसके ऊपर के क्लासेज में भी ऐसा हो सकता है। बच्चों का 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड, बच्चों का जो प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा उनका ओवरऑल जो मूल्यांकन होगा उसे करके उसके बाद बच्चों का प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा। करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया। उसके बाद बच्चों का व्यवहार कैसा है और बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा क्या सीख पाया है, क्या नहीं सीख पाया, ये सारी बातों को ध्यान में रख कर उसका एक ओवरऑल प्रोग्रेस कार्ड तैयार किया जाएगा। और बच्चों का जो प्रोग्रेस को ट्रैक कैसे किया जाएगा, तो अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, न्यूनतम अधिगम स्तर जो बच्चों का होता है, और जो बच्चों का न्यूनतम अधिगम स्तर होता है, अगर बच्चे उतना प्राप्त कर लेते हैं तो उसके आधार पर बच्चों का जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, उसे ट्रैक किया जाएगा। और उसके बाद नेशनल असेसमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय आकलन सेंटर तैयार किया जाएगा जिसे कि परख के नाम से जाना जाएगा। और NTA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को
ये जो होगा सिर्फ एक एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कराएगा और उससे सारे लोग उसी एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम दे पाएंगे। सिर्फ एक एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसके हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए। उसके बाद टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाएंगे और उसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल लाइब्रेरीज़ को भी डेवलप किया जाएगा। अब हम लोग जो मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं हायर एजुकेशन में उसे देखते हैं। तो 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाने की बात की गई और फिर उसके अलावा होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई। हायर एजुकेशन में भी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की गई। फ्लैक्सिबल ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि अगर कोई कॉलेज में भी ऐसा होगा कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ का छात्र है और वो साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है और जब चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है। तो मल्टी एंट्री एंड एग्जिट, इसका क्या मतलब हुआ? कॉलेज के जो छात्र हैं वो अलग अलग विषय ले सकेंगे। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट व्यवस्था के अंतर्गत जिस विषय की अभी बहुत सारी बातें अभी खुलनी बाकी हैं। अगर वो बातें अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी तो हम उसे फिर से लेकर आएंगे एक बार, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। लेकिन अभी हम लोग इतना जानते हैं। और यहाँ पे जो यूजी प्रोग्राम की बात की गई है, यूजी प्रोग्राम जो ग्रेजुएट लेवल पे बात की गई है स्नातक स्तर पर, वो 3 या 4 साल का होगा। अगर कोई पहले अभी क्या होता है कि हम लोग अगर 3 साल का कोई बीए का, बीएससी का या बीकॉम का कोर्स है, अगर हम लोग उसे 1 साल करके छोड़ देते हैं तो हमें कोई डिग्री नहीं दी जाएगी। 2 साल करके छोड़ देंगे तो भी कोई डिग्री नहीं दी जाएगी जब तक हम लोग उस कोर्स को कंप्लीट नहीं करते। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें ये बात कही गई है कि अगर हम कोई भी यूजी प्रोग्राम है, अगर हम उसे 1 साल करके छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल करके छोड़ देते हैं तो हमें डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी और अगर 3 साल करके छोड़ देते हैं तो बैचलर डिग्री दिया जाएगा और अगर 4 साल पूरे कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च के साथ साथ बैचलर की डिग्री दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है। पीजी प्रोग्राम को 1 या 2 साल में डिवाइड किया गया, मतलब 1 साल की भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स या मास्टर्स भी होगा। ऐसा कोर्स भी लॉन्च किया जाएगा जिसमें बैचलर्स के साथ साथ मास्टर्स भी करा दिया जाएगा। और उसके बाद क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात की गई। क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अच्छा, एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड, मतलब एमफिल को करना उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि पीएचडी में तभी एडमिशन देते हैं जब एमफिल किया हुआ हो कैंडिडेट ने, लेकिन अब ऐसी अनिवार्यता नहीं रहेगी। उसके बाद क्रेडिट ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो ये क्या होता है? क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो इसके बारे में हम बात करें तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक बनाया जाएगा जिनके उसके अंक उसके क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो क्रेडिट को इसमें जोड़ दिया जाएगा। आपके ओवरऑल क्रेडिट को आपके क्रेडिट बैंक में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसर्च इंटेंसिव, मतलब कि गहन रिसर्च पे ध्यान देंगी। उसके बाद मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेज, कल्चर एंड वैल्यूज़। जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसके लैंग्वेज है, उसके कल्चर है, उन्हें उसके वैल्यूज़ है, उसमें भी उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई। फोकसेस ऑन लिटरेचर, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उन पे फोकस किया जाएगा और उनके साइंटिफिक वोकैब को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनके साइंटिफिक वोकैब को, भाषा कोश को बढ़ाने की बात की जाए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके बाद लैंग्वेज फैकल्टी को डेवलप किया जाएगा और उसमें सुधार किया जाएगा। लैंग्वेज पर रिसर्च करने की भी बात की गई कि यहाँ पे लैंग्वेज पर जो भी रिसर्च होंगे उस पर
लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए उसे प्रमोट किया जाएगा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना भी की जाएगी। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारा जो भारतीय नॉलेज सिस्टम है उसमें कल्चरल अवेयरनेस को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा और हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, लोक विद्या है, उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हम किन किन सेक्टर्स में कर सकते हैं, उन्होंने बताया कि एजुकेशन प्लानिंग सेक्टर में कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सेक्टर में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट सेक्टर में, उसके अलावा रेगुलेशन सेक्टर में भी हम इसका यूज़ करेंगे मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस का यूज़ करके। उसके अलावा इंक्रीज एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जो भी असहायता प्राप्त समूह हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उनके पास पहुंचने के लिए उनके पास पहुंचने के लिए कोशिश भी की जाएगी, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। और उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जाएंगे जिसमें जो दिव्यांग वर्ग के जो बच्चे होते हैं उसे वो ईजिली यूज़ कर सके। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है उन्हें रीजनल लैंग्वेज में, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के, उसमें लाने की, क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें लाने की बात की गई। वर्चुअल लैब एस्टेब्लिश करने की बात की गई। उसके अलावा नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम को भी डेवलप करने की बात की गई। और उसके बाद जो डिजिटल चीज़ें हैं उन्हें हम स्कूल में डिजिटल इक्विपमेंट को स्कूल में लाने की बात की गई। और उसको आउटकम्स ऑफ NEP 2020, तो हम देखते हैं कि NEP 2020 का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जो 2030 तक 4 को प्राप्त किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त किया जा सके। उसके बाद जो बच्चों में फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमरेसी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा ताकि 2025 तक जो नेशनल मिशन 2025 है उसे प्राप्त किया जा सके। उसके बाद 2030 तक बच्चों का 100% नामांकन होगा, प्राइमरी स्कूल से लेकर और सेकेंडरी स्कूल तक नामांकन 100% कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी बच्चे स्कूल से किसी कारणवश दूर रहे हैं या फिर उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा है उन्हें वापस लाया जाएगा। उसके बाद टीचर्स को भी तैयार किया जाएगा असेसमेंट में, आकलन में सुधार करने के लिए 2023 तक। उसके बाद इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम को 2030 तक डेवलप किया जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों के कोर कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाएगा और जो ये बोर्ड एग्जाम्स होंगे बच्चों के एप्लीकेशन नॉलेज का जो एप्लीकेशन होगा, बच्चों के ज्ञान का अनुप्रयोग होगा। उसके बाद सारे बच्चे जो हैं जो भी स्कूल से निकलेंगे वो जो ये 15 साल की पढ़ाई करके स्कूल से जो हम 15 साल की जो पढ़ाई करके हम निकलेंगे वहाँ पे हम कोई ना कोई हमारे पास ऐसा स्कूल हो, बच्चे के पास ऐसा स्किल होगा जिसमें वो पारंगत होगा। और पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड डेवलप किए जाएंगे। अब हमारा NPA का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। ये बहुत हमारा शॉर्ट में डिस्कशन था, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी आएगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।